नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे फिर चुनावी रार। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ एक और जहां दूसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वहीं एक नई चुनावी रार शुरू हो गई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा गुंडागर्दी का सहारा लेकर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। विधान परिषद चुनाव में अपने बहुमत के लिए भाजपा गुंडई पर उतर आई है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह का कार्य किया था और अब विधान परिषद के चुनाव में यही किया जा रहा है। डीएम और एसपी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं, तभी एटा में इस तरह की घटना हुई है। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा को संघर्ष का जनादेश मिला है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके प्रत्याशियों को जगह जगह नामांकन भरने से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोका और उनके साथ मारपीट की। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में निर्वाचन आयोग में एक शिकायत सौंपी है और कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एटा में पार्टी के 2 प्रत्याशियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट वाले वीडियो सामने आए हैं। एटा के स्थानीय प्राधिकारी और एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार उदयवीर सिंह धाकरे ने आरोप लगाया कि उनके और पार्टी के दूसरे प्रत्याशी राकेश यादव को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन भरने से रोका और उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह यादव ने नाटकीय अंदाज में नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव डालकर पर्चा खारिज कराया गया है। एक चुनाव हुआ, दूसरा है एमएलसी का है, विधान परिषद का है, इस पर भी रार हो रही है। मारापीटी पर उतारू हैं राजनीतिक दल। आखिर क्यों, ये किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मैं चर्चा विस्तार से करूंगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया पहले वो सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। और आखिरकार डीएमएसपी क्या कर रहे थे? उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी? ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। डीएमएसपी पूरे मिले हुए थे। अगर डीएमएसपी नहीं मिले होते तो शायद ये देखिए, एक इलेक्शन हुआ, एमएलसी की बात हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये हो गया है कि जब भी अब विधान परिषद के चुनाव हैं, उसके लिए मारापीटी पे उतारू क्यों हो गए हैं? भाई, जिसको जीतना होगा वो जीतेगा, उसके लिए प्रॉपर वोटिंग होगी, तमाम चीजें होंगी। आप एक दूसरे को दबाकर धमकाकर क्या करना चाहते हैं? और चलिए मान लीजिए कि आरोप गलत भी हैं, तो जो वीडियो आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको क्या हम माने? क्या उसको हम गलत माने? क्योंकि जो तस्वीरों में दिखता है बात उस पे होती है। तो निश्चित तौर पर आखिरकार ये क्या हो रहा है? बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए एमएलसी शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूं। बड़ा आरोप है अखिलेश यादव का। उन्होंने गुंडागर्दी का आरोप लगाया है विधान परिषद के चुनाव में और लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। जिस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया, उस पर भी दबाव डालने का कहीं ना कहीं आरोप है। दूसरी चीज, जो मारापीटी हो रही है, जो वीडियो में हम देख रहे हैं, क्यों, मतलब ये तस्वीरें क्यों आ रही है? और सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। देखिए राकेश जी, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अखिलेश यादव और उनके लोगों ने किया है, वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है। सत्यता इसकी एकदम विपरीत है। उनका अगर कोई प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेता है तो वो अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को फिर पुनर्विचार करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगाते हैं। अब प्रत्याशी उनका नामांकन वापस ले रहा, भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब? अब रही बात कहीं थोड़ी थोड़ी अगर नारेबाजी कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के आमने सामने आने की होती है, तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, इसकी थोड़ी बहुत नारेबाजी तो होती रहती है। अब उनके अगर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होते हैं किसी भी तकनीकी कारणों से, तो उसका भी दोषारोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। अगर उनको अपने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिले की इतना भरोसा, तो उसको आगे चैलेंज कर सकते हैं। उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, जहाँ चाहे चैलेंज करे उसका उनको जवाब मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या वास्ता? विधान परिषद के बहुमत से कोई शासन सत्ता की नीतियां कोई प्रभावित नहीं होती
और हम इसके पहले भी विधान परिषद में जब कम से तब भी हमने शासन किया है और आज भी हम विधान परिषद में इनसे तो ज्यादा ही संख्या में हैं। हमें नहीं लगता कहते मोहम्मद की अपरिहार्य आवश्यकता आगे इस स्तर पे जाने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात और है कि सत्ता स्थिति है। जिला पंचायत के चुनाव में हमारे साथ जिस तरह से जनता का समर्थन था, प्रधान बीडीसी प्रमुख सब जीते थे, पूरी तरह की लहर हमारे पक्ष में है। लोग सत्ता स्फूर्त भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। वो समर्थन इनसे देखा नहीं जा रहा, इनको दर्द हो रहा, दर्द में ये जुनून बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। शशांक जी, पूरी बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम तो जीत वैसे भी जाएंगे, तो क्या माने? जब जीत जाएंगे तो या तो ये होना नहीं चाहिए या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हाँ, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अब मैं पूर्व एमएलसी हूँ, अभी मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो प्लीज उसे सही करवा लीजिएगा। और मैं मौजूदा एमएलसी नहीं हूँ, मेरा कार्यकाल 8 तारीख में खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो तो एक कम से कम दर्शकों को गलत संदेश ना जाए। और जहां तक विवेक जी ने जो अपनी बात रखी है, इससे पहले भी जिला पंचायत के चुनावों में सत्ता का जो तांडव था वो लोग देख चुके हैं। चीरहरण की घटनाएं हुई महिलाओं वाली रितु सिंह के साथ पचकवा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, और इस तरह की माता प्रसाद पांडे जैसे लोग, गंभीर सीनियर लोग, और एक बहुत लंबी फेरी से जो कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें बनी वहां पर। उसके बाद अब जो एमएलसी का चुनाव आया, उदयवीर सिंह का प्रकरण पूरे चल रहा है, कायदे से चल रहा है, वीडियो है, फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर है अभी तक। और जिस तरीके से पुलिस वहां पे खामोश खड़ी है, सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन के सामने जहां पर सैकड़ों पुलिस वाले हैं, अभी विवेक जी कह रहे थे कार्यकर्ताओं में उत्साह हो जाता है, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह बिना शासन प्रशासन के निर्देश या इशारे पर नहीं होता है। क्लियर कट दिखाई दे रहा है, उदयवीर सिंह जा रहे हैं और कम से कम 150 पुलिस वाले लाइन बना के खड़े हैं और कोई नहीं बोल रहा है। उससे भी बढ़ के बात मैं आपको लखीमपुर खीरी की बता रहा हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग वर्मा का पर्चा था कि जब कोई कमी नहीं मिली तो डीएम साहब ने यहाँ पर जो 2 घंटे की बहस सुनने के बाद पूरा सुनवाई करते हुए इस आधार पर पर्चा खारिज कर दिया कि जिस नोटरी ने बनाया था सर्टिफिकेट, वो नोटरी का कार्यकाल 13 मार्च को खत्म हो गया। हम लोग लगातार कहते रहे कि साहब इसका हमारे पास जानकारी है कि दिल्ली में रिन्यूअल इसका पेंडिंग है, ये फीस जमा है और रिन्यूअल 14 तारीख को हो गया है, लेकिन वो चीज आप उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि जो चीज रास्ते में है। और नतीजा क्या निकला, उन्होंने बिना इसको पेन उठाए, जबकि ये क्लियर कट है कि अगर किसी ने नोटरी ने आवेदन कर रखा है रिन्यूअल के लिए, तो जब तक वो कैंसिल नहीं है वो नोटरी वर्क फंक्शनल माना जाता है। इन सारे लीगल प्रोसीडिंग को किनारे करती है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे सामने नोटरी का वो नहीं दिखाया गया कि उसका कार्यकाल पूरा था कि नहीं था, और पर्चा खारिज कर दिया। और आज वो डाक से दिल्ली से कागज आ गया कि उसका रिन्यूअल हो चुका है। जो ड्यूटी नोटरी कचहरी में बैठता है, जो ड्यूटी प्रशासन की होनी चाहिए, जिसको प्रशासन कूपन से अलाउ कर रहा है, जिसको प्रशासन वहां पर बैठने दे रहा है, जो लगातार अपने वो नोटरी एफिडेविट बना के डीएम के यहाँ दारू की दुकानों पर जो कागज लग रहे हैं वो सारे कागज माने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि उसी का नोटरी का टाइम पूरा हो गया है, उसको नहीं था, जबकि पूरा उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वहां पर रिन्यूअल हो चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि इनवे था, डाक में था, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन भी ब्लॉक कर रखा। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर तो हम क्यों नहीं आरोप लगाएंगे कि ये पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का, वरना नोटरी इसको शो करता है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो कतिपय तकनीकी कारणों से वेबसाइट बंद है ये लिख के आ रहा था। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा एक पूरे शासन प्रशासन की मदद से और केंद्रीय नेतृत्व की मदद से ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जिस तरीके से इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो मैं तो कहूंगा कम कहा, उससे ज्यादा
पूरा का पूरा, अभी हमारे लखीमपुर में ही और दूसरी जगह पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो बेचारा भागा भागा घूम रहा है, स्टिल पुलिस से मदद मांग रहा है, उसकी मदद नहीं मिल रही है। 10 बार उसको घेरा जा चुका है, एक पर्चा वैलिड हो गया है और उसको घूमा जा रहा है, उससे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वापस लो। तो ये सत्ता के वो मद हैं जो डेलीगेटेड चुनावों में सत्ता दिखाती आई है। अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये हुआ, तो मैं कहता हूं अगर चलिए विवेक जी की भी बात मान लें, तो क्या एक गलती दूसरी गलती को जस्टिफाई करेगी? जो आप कहते हैं कि आपकी कार्य प्रणाली दूसरी, तो आपकी तो बहुत ही वर्ष निकल के आ रही है। इसलिए मेरा मानना यह है कि सत्ता के मद में है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और आंखों के सामने वीडियो होते हुए अगर इग्नोर किया जा रहा है और पुलिस का जो इनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो सीधे से साबित करता है कि इस गुंडागर्दी को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपनी एक मौन सहमति दे रखी है। ठीक है, विवेक जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत क्लियर बता रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है, कहाँ परेशानी गई है, तो किस पर हम क्या सोचें कि क्या शासन प्रशासन भी मिला है? हमेशा ये जो कहा जाता है, कैसे इसका क्या सॉल्यूशन निकालें? देखिए राकेश जी, शशांक जी जो कह रहे हैं कि उनको स्वयं बता रहे हैं कि उनके नौकरी का जो था उसका रिन्यूअल नहीं था उस पर। अब ये विषय जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके विवेक पर निर्भर है कि उसको सतता परीक्षण में क्या पाते हैं। उन्होंने जो पाया उसके अनुसार, उनके विवेक के अनुसार उन्होंने उसका निर्णय किया। अगर इनको जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पे सवाल उठाना है, उसकी प्रक्रिया है, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसकी तमाम सारी प्रक्रिया है। और रही बात जनरल प्रत्याशी अगर कोई है, उसका पर्चा वैलिड हो गया, उसको कोई कार्यकर्ता अप्रोच कर रहा है, भाई आप समर्थन दे दीजिए, वापस ले लीजिए, ये सब चीजें राजनीतिक गांव पेच में चलती रहती है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको लेकर कितनी हाई तौबा की जाए। इससे ज्यादा गुंडागर्दी तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हम लोगों ने झेली है। लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने यहाँ से प्रत्याशी को टिकट देकर लखनऊ से भेजा, उसको कन्नौज में पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया दिग्विजय यादव जी के खिलाफ। ये सब सिर्फ हम लोगों ने देख रखे हैं। जैसे बुरा कांड समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ, भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी व्यक्तिगत आधार पर देख रही है, और जो भी इलेक्शन जो भी चुनाव अधिकारी हैं वो अपने फैसले ले रहे हैं, उसको तो सरकार हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, अच्छा एक बात और विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं या ये जो तस्वीरें आई हैं, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? भाई डीएम भी पहुंच रहे हैं, एसपी भी पहुंच रहे हैं, समझाइश भी दी जा रही है, तो ये तो गलत है ना। यदि समाजवादी पार्टी कह रही है कि, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है, लेकिन यदि कुछ लोग भी कर रहे हैं तो फिर गलत है, नहीं होना चाहिए। भाई सबका अधिकार है, इलेक्शन की तरह हो तो अच्छा लगता है। बार बार इस तरह की चीजें आएंगी या आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल राशि जी, हम लोग सब चाहते हैं कि आप आए, चुनाव में पार्टिसिपेट करें। आपके पेपर पूरे हैं, चुनाव अधिकारी आपके पेपर को मान्यता देता, आपके नामांकन पत्र को एक्सेप्ट करते, आप चुनाव में पार्टिसिपेट करिए। अब आपका नामांकन पत्र प्रथम चरण में निरस्त हो जाता है, आपका कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो आप अपने अंदर खाने में जांच के लिए क्या ऐसे प्रत्याशियों का चयन क्यों किया जिनके नामांकन निरस्त हो जा रहे हैं, जो अपना नामांकन वापस ले ले रहे हैं? इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या वास्ता? आपने ऐसे लोगों का चयन ही किया जिनके नामांकन पत्र नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अब मिर्जापुर में कोई नामांकन वापस ले रहा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी साहब कार्यकर्ता आपका टिकट आपने दिया, वो वापस ले रहा, हम क्या करें? ठीक है, एक चीज कहना चाहूंगा मैम। हाँ बोलिए शशांक जी। विवेक भाई कह रहे थे कि अगर वो चुनाव अधिकारी जो है वो नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सारी बात तो यही आ रही है कि आप पासिंग द बक का गेम खेल रहे हैं। अपने सारे दबाव के आधार पर जो है जिलाधिकारियों को आप निर्देश देकर, अगर ये नहीं होता, बड़ा स्पष्ट है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में बड़ा स्पष्ट है कि टेक्निकल आधार पर आप कोई भी नामांकन पत्र खारिज नहीं करेंगे जब तक कोई सब्सटेंशियल गलती नहीं है। और आप जिस समय, देखिए,
यहाँ पर कोई मुकदमे की मैं बहस करने तो नहीं आया, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं बड़े छोटे छोटे से कि जैसे मैंने आपको एक एफिडेविट दिया, एक नामांकन पत्र जब दिया जाता है तो एक रिसीविंग दी जाती है आरओ की तरफ से कि फला फला कागज मिले, और कागजों में जो मैं पर्टिकुलरली मान लीजिए लखीमपुर की बात कर रहा हूँ तो वहां पे लिखा कि साहब नोटरी शपथ पत्र प्राप्त हुआ। और जब प्राप्त हुआ तो ये उनकी ड्यूटी है कि आप स्क्रूटनी से पहले आप सूचित करेंगे कि भाई आपके कागजात में ये कमियां हैं, इनको आप दूर करें। आरओ उस समय कुछ नहीं बोल रहा है, वो 11 बजे बोल रहा है, जब चुनाव आयोग का नियम है कि 11 बजे के बाद कोई भी पेपर आप दाखिल नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर और उसके बाद अब आज आप बताइए कि वही नोटरी का आज वो वेबसाइट शो कर रही है कि वो नोटरी का जो है वो उसका लाइसेंस वैलिड था, 14 मार्च को उसका लाइसेंस वैलिड हो गया। अब इसका खामियाजा किसके ऊपर भुगता जाएगा? जिस जिलाधिकारी ने उसको खारिज किया और ये मानते हुए कि साहब इसका रिन्यूअल नहीं था और बार बार कहा जा रहा है, और जो 25 साल पुराना नोटरी है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें साबित हो रही है। और जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व वहां पर सारे विधायक और सारे जो है जिलाध्यक्ष वहां आके जो दबाव, तो वो तो दबाव ही कहलाएगा ना, वरना तो हमारी तरफ तो खाली प्रत्याशी था, उसके वकील थे। क्या जरूरत थी वहां पर जो है आरओ के कमरे में सारे के सारे लोग पहुंचे? ये दबाव बनाने की स्थिति हुई कि नहीं हुई? जो रमेश सिंह जी की बात जो आ रही है कि उनको दबाव बनाया गया। उदयवीर सिंह वाले मामले में 147, 323, 506 में एफआईआर दर्ज है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वीडियो पे सारे लोग क्लियर कट हैं, लोकल लोग हैं वहां पर जिनको नेतृत्व इनका, और उसमें प्रत्याशी भी दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मारपीट दिखाई पड़ रही है, उसको भी मारपीट नहीं मानेंगे, जबकि आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा कि आपने उच्छृंखलता को एक लाइसेंस दे रखा है। आप कन्नौज की और दूसरे घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर उसी चीज को रिपोर्ट करूंगा कि पहली बात तो कन्नौज वाली घटना भी, वहां पर भी गलतियां थी आपकी, लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं हुआ तो क्या कन्नौज की सजा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे? एक गलती दूसरी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर आप कह के आए हो कि हम एक सुशासन देंगे, तो आपको सुशासन काफी कहने से नहीं होगा, सुशासन दिखना भी चाहिए। ये लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में आप सिंसियर हो, डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति आप गंभीर हो। और प्रजातंत्र में हमेशा सीधी बात है कि जो विपक्ष की आवाज है, जो आपकी आलोचना की आवाज है, उसको स्वर मिलना चाहिए। आप तो आलोचना के स्वर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अप्रोच तो फिर फासिस्ट अप्रोच कहलाती है, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है शशांक जी, जैसे कि मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस लिया है, तो जहां पर वापस लिया है, क्या उसे हम हर जगह इसी चीज से कनेक्ट करें कि इनका प्रेशर था या इनका दबाव था? क्योंकि ये 4 सीटें तो निर्विरोध तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि 3 एमएलसी पर दूसरे दलों के नामांकन निरस्त हुए हैं, एक मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि वाकई दबाव है या कुछ और चीजें हैं उसके पीछे? देखिए मैम, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना हो, मैं डिबेट में बैठा हूँ, मैं सीधे बोल दूंगी यार साहब इनका दबाव है। हाँ। जो रमेश जी वाली बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नॉर्मली नाम लेके किसी घटना को नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं काफी दूर बैठा हूँ, क्या प्रकरण है क्या। देखिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज को कहा है कि जो है वो दबाव बना के हुआ, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आधार रहा होगा, क्योंकि तथ्य मेरे पास नहीं है कि रमेश जी पे किसी का दबाव बना है। और दबाव मैंने यहाँ तो अपनी आंखों के सामने देखा है ना, जिसका तो गवाह मैं हूँ, जो निर्दलीय प्रत्याशी जिसका एक पर्चा नरसिंह का यहाँ पर अप्रूव हो गया है, उसको कल से घेरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो जहां जा रहा है 10 लोग उसके पीछे जा रहे हैं, जहां जा रहा है बेचारा जब उसे लगा कि उठा लिया जाऊंगा, तो आके कचहरी में वकीलों के बीच में बैठा हुआ, अभी शाम के 4:30 बजे तक बैठा हुआ था। आगे क्या हुआ मुझे आगे की कहानी नहीं मालूम है। तो ये दबाव नहीं है तो और क्या है? आप किस लिए जो है इस तरह की कोशिशों को लगे हुए हैं? आखिर एक चुनाव लड़ना, चुनाव लड़िए आराम से, आप तो जीत ही रहे हैं, आप तो कह ही रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव होने दीजिए, जनता का जो मन होगा जनता निकल के सामने आएगी। जनता का जो जनमत है, जनमत का हमेशा सबने जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन करता है, वो जनता के फैसले का सम्मान करता है, हम भी सम्मान करेंगे। ठीक है। विवेक जी,
अब देखिए बात वही आ रही है, हालांकि बहुत स्पष्ट तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कहा है कोई ना कोई बात होगी, ऐसे तो नहीं होता, कोई प्रॉपर चीजें उनके पास नहीं है, इसलिए वो बहुत खुलकर वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वाकई में जो चीजें आई हैं, क्योंकि किसी का भी ऐसे पर्चा निरस्त हो जाना या उनका वापस ले लेना, और वैसे भी अखिलेश यादव, मैं फिर बोलूंगी, वो तो आरोप लगा ही रहे हैं कि आप डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि एक अच्छी चीजों से या कॉन्फिडेंस कहता है कि हम जीत कर ले जाएंगे, और निश्चित तौर पर ये इलेक्शन भी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें और साफ हो जाएंगी इससे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई भय है या थोड़ी सी ऐसी कोई चीजें लग रही हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हैं? देखिए राखी जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है तो उसको किसी दबाव के आगे झुकना नहीं, दबाव के आगे चोर बदमाश गुंडे करते। या तो आपने ऐसे अपराधी तत्वों को टिकट दे रखा है कि जिनकी कमजोर नस्ल प्रशासन के हाथ में है, या तो आप ये मान लीजिए, और नहीं तो राजनीतिक कार्यकर्ता किसी दबाव के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है। आपका प्रत्याशी पर्चा वापस ले रहा है तो आप अपने प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की जांच करिए, आप अपने उन सूत्रों की जांच करिए जिन लोगों ने कहने के आपने उनको टिकट दिया है। अगर वो आपका टिकट ले जाकर के सरेंडर हो जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर की समस्या है, उसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना लाना। रही बात जनता प्रत्याशी की, उसके कोई दो चार कार्यकर्ता अप्रोच कर रहे हैं कि भाई समर्थन कर दो, भाई वापस कर दो, भाई मदद कर दो, ये सब सारी चीजें राजनीतिक प्रक्रिया में निर्दल प्रत्याशियों के साथ होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं चर्चा में आ रही है। चुनाव जहाँ होना है वहाँ चुनाव होगा, जहाँ इन लोगों के नामांकन निरस्त हो रहे टेक्निकल कारणों से। अब आप ही राखी जी बताइए, एक जिला कचहरी में कम से कम आप जुड़ने जाइएगा तो 50 नोटरी अधिवक्ता होते हैं। अब इनको क्या जरूरत थी उस अधिवक्ता से नोटरी बनवावे जिसका लाइसेंस रिन्यूअल में लगा हुआ, अपनी गलती नहीं देखी, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे। एक जिला कचहरी में कम से कम 50 नोटरी अधिवक्ता होते हैं। अब अगर आज की कोई टेक्निकल कमी विपक्ष के संज्ञान में है, उसको विपक्ष चैलेंज करेगा तो ये निर्वाचन अधिकारी कैसे उसको कंसीडर नहीं करेगा। और हम तो इस कमी को चैलेंज करने से बाज आएंगे, तो इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये तो राजनीति है। हमें अगर कोई आज की कमी पता चलेगी तो हम उठाएंगे, आप पता चलेगी तो आप हमें छोड़ देंगे क्या? तो इसलिए ऐसी किसी चीज के लिए आपको भी तैयार होना चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड पे आपको भी फिट होकर के आना चाहिए। अगर आप नहीं आए तो इसके लिए आप जिम्मेदार है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार का इससे कोई लेना लाता नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात और ना विवेक जी, यदि मान लीजिए कोई प्रत्याशी कह दे, जैसे एटा में भी कुछ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, उनके पर्चे छीन लिए, एक वो घटना हो गई। मिर्जापुर का जिक्र मैं यहाँ कर ही रही हूँ। तो यदि वो लोग खुद आके ये बोलें कि कोई दबाव है या आप मारापीटी कर रहे हैं या आप पर्चे छीन रहे हैं, तो कहते हैं ना, देखिए इसको कहते हैं सत्ता का पावर, जो हम हमेशा देखते हैं, जिसकी सत्ता होती है ना उसका पावर बहुत होता है। और वहां पे प्रशासन पे भी शायद समाजवादी पार्टी आरोप इसीलिए लगा रही है कि आप सिर्फ समझाइश देंगे, आप उनको थोड़ी देर उधर उधर कर देंगे, लेकिन उन पर प्रेशर इतना है कि वो तो पर्चा ही खारिज करके चले जा रहे हैं या नाम ही अपना निरस्त करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे वो एक कंपटीशन कर पाएंगे? देखिए, जहाँ पे पर्चा छीनने की बात आई है वहां पे FIR हुई अज्ञात लोगों के ऊपर, काफी संख्या में अज्ञात लोगों को मुकदमा कायम हुआ है। उनको चिन्हित करके पुलिस उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी। प्रशासन किसी को छोड़ने बख्शने वाला है नहीं, ये योगी जी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं। अब जहाँ टेक्निकल ग्राउंड पे आज के पर्चे निरस्त हो रहे हैं वहां आप कोई मदद नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका प्रत्याशी पर्चा वापस दे रहा, वहां पे हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं? चुनाव जहाँ होना होगा वहां चुनाव होगा, वहां हम ईमानदारी से चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसको विजय पराजय मिलेगी वो उसको लेके जाएगा। ठीक है शशांक जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें निरस्त हुई हैं या इस तरह की कोई चीज़ें आ रही हैं, जहां पर्चे छीने हैं वहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की है, वो एक जांच का विषय हो गया। लेकिन बाकी वापस ले लेना पर्चा या निरस्त हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनका लुकआउट है। ये समाजवादी पार्टी देखे कि उनके प्रत्याशी ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ है? नहीं विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रख रहे हैं तो खूबसूरत शब्दों में रख रहे हैं, और इससे अच्छा बेहतर तर्क भी वो नहीं दे सकते थे। सवाल बड़ा सीधा सा है,
अगर ये सारी प्रक्रिया देखकर आम जनता ये समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब तो कोई बुराई नहीं। चीजें परसेप्शन की होती हैं, एक पूरा परसेप्शन बना हुआ है कि दबाव है, सत्ताधारी दल दबाव दिखा रहा है। मैंने एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया आपको, पर्चा की जिस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आरओ होता है, आरओ के यहाँ जब पर्चा वापसी की बात आ रही है और या उस पर स्क्रूटनी की बात हो रही है, तो क्या वजह है कि पूरा का पूरा नेतृत्व वहां पर पहुंच रहा है। भाई समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जा रहा है, उनके एडवोकेट जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जाए, उनके एडवोकेट जाए। किस लिए? वो कौन सी वजूहत है कि भीड़ दिखा के जो प्रशासन है वो आप क्या दिखाना चाहते हो? वहां पर भीड़ का रोल क्या है? और प्रशासन उनको रोक भी नहीं रहा है। जो आरोप का जो, और ये पूरा आपके पास तो चैनल है, आप चैनल से पता करा लो कि स्क्रूटनी के टाइम की क्या स्थितियां रही हैं। जहां पर रेजिस्टेंस होने की संभावना थी, वहां पर उदयवीर सिंह और राकेश यादव वाली घटना होती थी, उनको फिजिकली असॉल्ट करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। जहां पर उनको लगता है कि जिस जगह पर कुछ जगह पर इन्होंने रणनीति बना दी कि पूरी की पूरी भीड़ को आने देने ताकि प्रशासन को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करें। तो सीधी सी बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं निकल के आई हैं और जिस लेवल पे प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी है, क्योंकि सरकार नई जरूर बनी है लेकिन कार्यवाहक सरकार जारी है, वही सरकार दोबारा जीती है। तो सरकारी स्तर पर आप अभी इनके पास ये भी कोई डिफेंस नहीं है कि साहब हमारी गवर्नमेंट बननी है, वो करना है। तो गवर्नमेंट तो जो पीछे की चली आ रही है वो कंटिन्यू कर रही है, पॉलिसीज वही है, वही नियम है। और जिस तरीके से वहां फोटोग्राफ्स होने के बाद भी अभी तक एटा वाले प्रकरण में, उदयवीर सिंह और राकेश यादव के प्रकरण में एक पुलिस की तरफ से साइलेंस, प्रशासन की तरफ से साइलेंस चली आ रही है, वो अपने आप में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये जांच का विषय है और आगे क्या निकल कर आएगा देखेंगे। फिलहाल इस चुनाव में वो रार देखने को मिल रही है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन वो दिख रहा है। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक इलेक्शन हुआ, दूसरा इलेक्शन है, फिर चुनावी रार है और दोनों मुख्य मुझे लगता है दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एक जगह सत्ता में है तो दूसरा मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। अब विधान परिषद के जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किसके कितने एमएलसी आएंगे और ऐसे में दबाव बनाना, झगड़ा करना, गुंडागर्दी करना, और ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि सत्ता का प्रभाव होता है। अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, या जहां पर केसेस हुए हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।